नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 8 में सूक्ष्म जीव। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। तो ये जो जीवाणु है उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो आकार के आधार पे बैक्टीरिया को कई भागों में बांटा गया। स्पाइरल जो इस तरह से होता है उसको हम बोलेंगे स्पाइरल, और छड़नुमा यानी बैसिलस इस तरह से रहेगा जो छड़ के आकार का, उसको हम बोलेंगे बैसिलस या छड़नुमा। बैसिलस या छड़नुमा। तो आकार के आधार पे बहुत सारे आकार हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 तरह का देख रहे हैं। एक है स्पाइरल यानी वेवी, और दूसरा है बैसिलस यानी छड़नुमा। तो बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो हमको फायदा भी पहुंचाते हैं और बहुत सारे हानिकारक जीवाणु भी पाए जाते हैं। दूसरा है कवक, जिसको कि हम क्या कहते हैं? फंगाई। क्या बोलते हैं? फंगाई या फंगस, जिसको कि फफूंद भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? फफूंद। जब किसी चीज में मॉइस्चर रख जाता है, नमी रह जाता है, तो उसमें हम क्या देखते हैं? धब्बे लगने लगते हैं, रेसे जैसे निकलने लगते हैं। जैसे ब्रेड को बहुत दिन तक आप बासी रख दीजिए तो उसमें नीला, हरा, काला रंग का फफूंद उग जाता है। अगर खाना बासी हो गया उसको भी रख देते हैं तो उसमें फफूंद लग जाता है और खाना हमारा खराब हो जाता है। तो कुछ फफूंद जो है वो फायदेमंद भी है और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो ये जो राइजोपस है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इस तरह से इसका आकार होता है। और अंदर में बहुत सारे बीजाणु धानी इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है, इससे पेनिसिलियम मलहम बनाया गया, आगे हम देखेंगे। तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में 2 तरह का प्रोटोजोआ के बारे में हम देखेंगे। एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है यानी किसी भी तरह का होता है। बीच में केंद्रक होता है, एक राजधानी होती है और कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये आवश्यकता के अनुसार अपनी आकृति को बना लेता है अमीबा, और ये कहलाता है पुटपाद या सीडोपोडिया, और ये है केंद्रक। ये है खाद्य राजधानी। खाद्य रसधानी। ये कि एक कोशिक जीव है, क्योंकि इस जीवन की सभी क्रियाएं इसका एक ही कोशिका से संपन्न होता है। चौथा हम देखेंगे शैवाल। शैवाल को अलगी भी बोलते हैं, ALGAE, अलगी, जिसको सादरी में सेवार भी बोलते हैं। आप नदी या तालाब जहाँ ठहरे हुए पानी है वहां आप देख सकते हैं पानी का रंग हरा दिखाई देता है। और हरा क्यों दिखाई देता है? इसी शैवाल यानी अलगी की उपस्थिति के कारण। तो 2 तरह के शैवाल हम देख रहे हैं, क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगैरा। हमारे क्षेत्र में स्पाइरोगैरा बहुत आसानी से मिलता है। जो हरा हरा शैवाल होता है नदी या तालाब में, उसको क्या करेंगे? तोड़ तोड़ के हम फेंक देते हैं। तो तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं तो उससे नए नए शैवाल बन जाते हैं, उसका पूर्ण भाग बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों से
क्या क्या लाभ है। रोग से भी जाना जाता है। इनके लक्षण क्या है जानेंगे। टीबी रोग मनुष्य शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करती है और यह एक संक्रामक रोग है, अर्थात वायु और संपर्क के माध्यम से यह रोग फैलता है। इस रोग के कारण हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। यह एक खतरनाक रोग भी है संक्रामक होने के कारण। और देखते हैं इनके प्रमुख लक्षण जो कि कैसे प्रकट होते हैं उनको जानेंगे। इसमें पहला है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रहा हो तो ये इनका प्रारंभिक लक्षण है। और खांसी के साथ साथ उसके साथ बलगम या खून आ रहा हो तो और खतरनाक हो जाता है यह रोग। किसी भी मौसम में ठंड में या गर्मी में मौसम में पसीना आ रहा हो तो ये लक्षण प्रकट करते हैं। अर्थात ठंड में पसीना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन धीरे-धीरे पसीना आ रहा है तो यह लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसके अलावा लगातार बुखार का बने रहना भी टीबी रोग के लक्षण है। कम काम करने पर भी अधिक थकावट महसूस होना। काम अधिक कर रहे हैं तो थकावट महसूस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि काम ही बहुत कम कर रहे हैं और उसके बाद भी थकावट महसूस हो रही है तो ये टीबी रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा खान पान में पर्याप्त ध्यान रखने के बाद भी वजन में कमी आना टीबी रोग के लक्षण हो सकते हैं। इस रोग का सबसे घातक पहलू यह होता है कि जीवाणु रोग से जो प्रभावित होता है अर्थात फेफड़ा, वहाँ छोटे फोड़े अर्थात ग्रंथियां बनने लगती है। ये जीवाणु एक विषैले पदार्थ ट्यूबरकुलिन को स्रावित करती है, जिसके कारण से हमें ये सभी लक्षणें प्रकट होने लगती है। और यह एक बहुत ही संक्रमित और खतरनाक रोग है। इसके बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पोलियो एक ऐसा रोग है जो ज्यादातर बच्चों के बीच पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सही समय में टीकाकरण करवाकर इस रोग से बचा जा सकता है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। इस दवा के बाद बच्चा पूरी तरह से पोलियो से सुरक्षित हो जाता है। बच्चों को हर स्थिति में पोलियो ड्रॉप पिलाई जा सकती है। लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बच्चा बीमार है तो उसे दवा नहीं पिलानी चाहिए, जबकि सच ये है कि इस बात का पोलियो की दवा से कोई लेना देना नहीं है। नवजात शिशु के लिए पोलियो की खुराक उतनी जरूरी है जितनी कुछ महीने या कुछ साल के बच्चे के लिए। नवजात को पोलियो की दवा पिलाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये दवा उसे लग रहे इंजेक्शन से अलग होती है और हर परिस्थिति में उसे दी जानी चाहिए। बच्चे पोलियो के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होती है। अगर किसी बच्चे ने 6 से 7 बार पोलियो ड्रॉप ली है तो बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे बच्चा कितनी बार पोलियो दवा पी चुका हो, लेकिन 5 वर्ष की उम्र तक उसे हर बार पोलियो जरूर पिलानी चाहिए। बच्चे के जन्म पर छठे, 10वें व 14वें सप्ताह में टीकाकरण करवाना चाहिए और 16 से 24 महीने की आयु में बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। इसके अलावा जब भी सरकार द्वारा पोलियो अभियान चलाया जाए तो अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलानी चाहिए। पिछले सालों में पोलियो को लेकर काफी अवेयरनेस बढ़ी है। भारत में पोलियो का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल और गुजरात में रिपोर्ट हुआ था। 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया, क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई भी वाइल्ड पोलियो के केस सामने नहीं आए हैं। 2 बूंद पोलियो पिलाओ, बच्चे की जिंदगी खुशहाल बनाओ।
करने से इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। रोजाना सुबह 1 चम्मच तुलसी का रस का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी में सुधार आ सकता है। साथ ही इसमें 3-4 काली मिर्च और 1 चम्मच सेवन करने से आपके शरीर में कई रोगों से लड़ने की मदद मिल सकती है। लहसुन को खाने में करें शामिल। लहसुन एक एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत माना जाता है। इससे आपके शरीर में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिल सकती है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरी होती है। रोजाना लहसुन का सेवन करने से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अदरक का करें सेवन। अदरक में कई एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं। सौंफ या शहद के साथ इसका सेवन बेहतर परिणाम हो सकता है। अदरक का रोजाना सेवन करने से आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। 5. विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। विटामिन डी का सेवन आपकी प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत कर सकता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप यानी सनलाइट को माना जाता है, लेकिन आप इसको कई चीजों का सेवन करने से भी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए सालमन मछली और दूध को डाइट में शामिल कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि काफी लाभदायक हैं। आप ब्रेड खाते होंगे तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, जलेबी बहुतों को पसंद आता है तो जलेबी बनाने में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? दूध से दही जमाने में, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मदद करता है। इसी तरह से जो एजोला नामक शैवाल है, एजोला नील हरित शैवाल यह धान के खेतों में पाया जाता है और उर्वरक का भूमिका निभाता है। यानी धान के खेतों में नील हरित शैवाल उगा रहता है, जिसके कारण हमें उर्वरक के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा एक और है सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया, वो है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है वह वायुमंडल के नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और ये नाइट्रेट मिट्टी में जाकर के मिल जाता है, पानी में घुल जाता है और घुलित रूप में पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह दलहनी पौधे के जड़ में जो गांठ होती है उस गांठ में पाई जाती है और हवा के नाइट्रोजन को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। तो ये फलीदार पौधे या दलहनी पौधे, जिसको कि हम लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूम, तो इस पौधे की जड़ों में पाया जाता है क्या? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जड़ों में होता है और हवा से नाइट्रोजन को लेकर क्या बदल दिया? नाइट्रेट में बदल दिया। इसके अलावा हमने क्या देखा? ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, जलेबी, इसके अलावा और क्या था? व्यापारिक तौर पर अल्कोहल के उत्पादन में, अल्कोहल बनाने में भी
हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए काफी हानिकारक भी होते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु से। जीवाणु से जो होने वाली आम बीमारी है वो है टीबी, यानी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, फिर है हैजा जिसको कि कोलरा बोलते हैं, टाइफाइड। तो ये जो हैजा और टाइफाइड है वो दूषित पेयजल के द्वारा होता है और पानी से ही फैलता है। और टीबी जो है वो हवा द्वारा फैलने वाला रोग है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि टीबी कैसे हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है। दूसरा है वायरस। वायरस के द्वारा जो होने वाला मुख्य रोग है वो है खसरा। खसरा में क्या होता है? शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं और खुजली होने लगती है। चिकन पॉक्स, पोलियो। पोलियो में क्या होता है? शरीर का कोई भी अंग जो है काफी कमजोर हो जाता है। ये भी हमने आगे वीडियो में बताया है कि पोलियो किस तरह से होता है। अब पोलियो की रोकथाम के लिए जो पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को दी जाती, कितने साल तक? 0 से 5 साल तक के बच्चों को क्या हम नाम देते हैं? 2 बूंद जिंदगी के। फिर है हेपेटाइटिस ए। तो ये जो मुख्य 4 तरह के हम रोगों के बारे में चर्चा किए हैं जो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा होता है? मलेरिया होता है, जो किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर या मादा एनोफिल मच्छर। तो मादा एनोफिल मच्छर जब काटता है तो काटने से क्या होता है कि वो अपने सलाइवा यानी लार को हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देता है और उसके लार में प्लाज्मोडियम नामक लार्वा होता है। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम नाम का लार्वा होता है जिससे कि कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होती है। और ये झारखंड में होने वाला बहुत बड़ा रोग है। इसकी रोकथाम के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। पानी कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा विषाणु से फैलने वाला एक और रोग है, वो है डेंगू। ये विषाणु से फैलने वाला रोग है, लेकिन होता किससे है? एडिस मच्छर से। मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर। ये जो मादा एडिस मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, इसीलिए पीने वाले पानी को हमेशा क्या करना चाहिए? ढक करके रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जब जूते चप्पल चमड़े के जो बने रहते हैं उनमें नमी रहती है, तब वे क्या होने लगते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब होने लगते हैं। इसके अलावा हमारे चेहरे में कभी कभी फफदर हो जाता है, वो क्या होता है? वो अभी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। जो एक्जिमा होता है, दांत खाज खुजली करते हैं, वो भी क्या है? एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो हम क्या देखें कि जो सूक्ष्म जीव है हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। अभी हम देखेंगे कि जानवरों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पाइरोसिस, टैलारेमिया और बोमेन। कल हम देखेंगे कि पौधे में भी कुछ सूक्ष्म जीव बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और इसके अलावा सूक्ष्म जीव से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम अगले वीडियो में रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप
मेरे सभी वीडियो को देखना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मेरे पहले के भी वीडियो आपको स्वतः मिल जाएंगे। धन्यवाद।